इन्वर्स अप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आएगी, बी इन्वर्स ए इन्वर्स का इन्वर्स। लेकिन अब ये बात नोट कीजिए कि बट बी इन्वर्स ए इन्वर्स जो है ये बिलोंग करता है बी ए को, क्योंकि बी इन्वर्स बी का एलिमेंट है, ए इन्वर्स ए का एलिमेंट है, तो ये बिलोंग करता है बी ए को। अब नंबर 1 में नोट कीजिए कि बी ए जो है वो ए बी का सबसेट है, बट फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 1 बी ए इज सबसेट ऑफ ए बी, बी ए इज सबसेट ऑफ ए बी, देयरफॉर। तो अब देखिए बी इन्वर्स बी ए को बिलोंग करता है, बी ए बी का सबसेट है, तो देयरफॉर बी इन्वर्स ए इन्वर्स जो है ये भी ए बी को बिलोंग करेगा, क्योंकि बी ए जो है वो ए बी का सबसेट है, तो देयरफॉर बी इन्वर्स ए इन्वर्स बिलोंग्स टू ए बी। लेकिन नोट कीजिए कि ए बी प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो इस शक्ल के होने चाहिए कि उनका पहला एलिमेंट ए का होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट बी का होना चाहिए। तो देयरफॉर ये जो एलिमेंट हमारे पास बी इन्वर्स ए इन्वर्स है, इसको फिर इस शक्ल का होना चाहिए, एक एलिमेंट ए का, इसे हम A1 कह लेते हैं क्योंकि ये ए बी को बिलोंग करता है, एक एलिमेंट बी का, इसे हम B1 कह लेते हैं, वेयर A1 बिलोंग्स टू ए एंड B1 बिलोंग्स टू बी। तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स को फिर A1 इंटू B1 की शक्ल का एलिमेंट होना चाहिए, एंड देयरफॉर y बिकम्स, y की वैल्यू हमारे पास है बी इन्वर्स ए इन्वर्स का इन्वर्स, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स का इन्वर्स। यहाँ बी इन्वर्स ए इन्वर्स की जगह पर हम A1 B1 लिख देते हैं, A1 B1, और फिर इसके ऊपर ये इन्वर्स आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल, आप इन्वर्स अप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा B1 का इन्वर्स मल्टीप्लाइड विद A1 का इन्वर्स। अब B1 का इन्वर्स मल्टीप्लाइड विद A1 का इन्वर्स जो है ये BA को बिलोंग करेगा, दिस बिलोंग्स टू BA। तो देयरफॉर हमने प्रूव कर दिया कि देयरफॉर y बिलोंग्स टू BA, देयरफॉर y बिलोंग्स टू BA। अब नोट कीजिए कि ओरिजिनली y एलिमेंट हमने ए बी का लिया था और उसे हमने प्रूव कर दिया कि दिस बिलोंग्स टू BA एज वेल, तो देयरफॉर ए बी इज सबसेट ऑफ BA, देयरफॉर ए बी इज सबसेट ऑफ BA। इसे अब नंबर 2 कह लीजिए। तो पहले हमने प्रूव किया था कि BA सबसेट ऑफ AB, अब हमने प्रूव कर दिया कि AB सबसेट ऑफ BA, तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 AB इज इक्वल टू BA। तो हमने वन वे राउंड हमने चीज़ प्रूव कर दी है कि हमने प्रूव कर दिया है कि अगर ए बी जो है वो जी का सब ग्रुप हो तो फिर ए बी बी ए के बराबर होगा। अब अदर वे राउंड हमें प्रूव करना है कि अगर ए बी बी ए के बराबर हो तो फिर ए बी जी का सब ग्रुप होगा। सो अदर वे राउंड, दूसरे डायरेक्शन में। नाउ सपोज दैट अब हम ए बी को बी ए के बराबर सपोज कर लेंगे, ए बी इज इक्वल टू बी ए। वी शैल प्रूव दैट, और हम प्रूव ये करेंगे कि वी शैल प्रूव दैट ए बी इज सब ग्रुप ऑफ जी। इसे हम सब ग्रुप प्रूव करेंगे। अब सब ग्रुप प्रूव करने के लिए आपने 3 कंडीशन प्रूव करना होती हैं। नंबर 1,
आपने प्रूव करना होता है कि वो सेट जिसे आपने सब ग्रुप प्रूव करना है वो मल्टीप्लिकेटिवली क्लोज्ड है। सेकेंडली आपने उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट की एग्जिस्टेंस प्रूव करना होती है। थर्डली आपने उसके अंदर इन्वर्सेस की एग्जिस्टेंस जो है वो प्रूव करना होती है। तो फर्स्ट वी शैल प्रूव दैट इट इज़ मल्टीप्लिकेटिवली क्लोज्ड। सो वी हैव टू प्रूव दैट ए बी इज सब ग्रुप ऑफ जी। तो पहले हम मल्टीप्लिकेटिवली क्लोज की कंडीशन हम देख लेते हैं, या आइडेंटिटी एलिमेंट देखना ज़्यादा आसान है। सो लेट्स सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। सो वी नोट दैट पहले हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी देख लेते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो उसमें ये बात नोट कीजिए कि सिंस आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो ए को बिलोंग करता है, क्योंकि ए सब ग्रुप है। ए सब ग्रुप है, देखिए ये तो हमें दिया गया है कि ए सब ग्रुप है, तो ई ए को बिलोंग करता है, ई जो है ये बी को भी बिलोंग करता है। तो देयरफॉर अगर आप ई को ई से मल्टीप्लाई करें, ई मल्टीप्लाइड विद ई, तो ये रिज़ल्ट जो है वो ए और बी के प्रोडक्ट को बिलोंग करेगा। एंड देयरफॉर ई को जब ई से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप जानते हैं रिज़ल्ट हमारे पास ई ही आता है। तो देयरफॉर ई बिलोंग्स टू ए बी। तो ये पहली कंडीशन तो बहुत आसानी से प्रूव हो जाती है। ई मल्टीप्लाइड विद ई इज इक्वल टू ई, तो देयरफॉर ई बिलोंग्स टू ए बी। तो ए बी में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट इन ए बी। मैं थोड़ा रिकॉल कर दूँ कि हमने जो कंडीशन डिस्कस की थी सब ग्रुप प्रूव करने के लिए, उसमें पहली कंडीशन ये थी कि आपने उस सबसेट को नॉन एम्प्टी प्रूव करना होता है। तो जब आप आइडेंटिटी एलिमेंट की एग्जिस्टेंस उसके अंदर प्रूव कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो नॉन एम्प्टी भी प्रूव हो जाता है। तो या तो आप प्रूव कर दें कि आइडेंटिटी एलिमेंट उसके अंदर है, या प्रूव कर दें कि वो नॉन एम्प्टी है, तो ये दोनों चीज़ें एक ही हो जाती हैं। तो हैविंग प्रूव दैट आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट इन दिस प्रोडक्ट ए बी सिंपली मीन्स दैट वी हैव प्रूव दैट ए बी जो है वो नॉन एम्प्टी है। बट एनीवे हमने आइडेंटिटी एलिमेंट की एग्जिस्टेंस इसके अंदर प्रूव कर दी है। नेक्स्ट वी कम टू क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। सेकेंडली ए और बी का प्रोडक्ट इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो लेट्स कम टू क्लोजर। सो क्लोजर के लिए आपको दो एलिमेंट्स लेने होंगे। हाँ, इसके आपको कोई दो एलिमेंट्स लेने होंगे और प्रूव करना होगा कि उनका प्रोडक्ट भी इसके अंदर है। लेकिन एक चीज़ हमने और भी डिस्कस की थी, वो ये थी कि अगर आप किसी सबसेट के स्क्वायर को उसके बराबर प्रूव कर दें तो वो सबसेट मल्टीप्लिकेटिवली क्लोज्ड हो जाता है। ये बात हमने आज शुरू में इसे बाकायदा हमने प्रूव किया था। सो लेट्स यूज़ दैट पर्टिकुलर रिजल्ट। सो फॉर क्लोजर वी नोट दैट ये बात नोट कीजिए कि हमने ए बी को मल्टीप्लिकेटिवली क्लोज प्रूव करना है। तो अगर हम ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई करें, या ए बी का अगर हम स्क्वायर लें, तो ए बी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू कि हमने ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई किया है। और इसे फिर आप लिख सकते हैं ए, आप ब्रैकेटिंग थोड़ी सी चेंज कर लीजिए, एसोसिएटिव लॉ जो है वो यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। सो ए और ये बी आप सिर्फ ऑर्डर तब्दील नहीं कर सकते, अदरवाइज यू कैन री अरेंज द ब्रैकेट्स एंड दिस इज़ इक्वल टू। अब ये नोट कीजिए कि बी ए जो है वो हमने सपोज किया हुआ है कि बी ए बी के बराबर है, तो हम इस बी ए की जगह पर ए बी लिख सकते हैं। सो दिस इज़ इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड विद ए बी एंड देन बी, एंड दिस इज इक्वल टू ए आप इनको ब्रैकेट कर लीजिए और बी आप इनको ब्रैकेट कर लीजिए।
एंड दिस इज इक्वल टू ए स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर। लेकिन आप जानते हैं कि ए जो है वो सब ग्रुप है, इसलिए ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए। शुरू में मैंने रिकॉल करवाया है, इफ़ एच इज सब ग्रुप ऑफ जी देन एच स्क्वेयर इज इक्वल टू एच। तो सिंस ए इज सब ग्रुप ऑफ जी देयरफॉर ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए। बी इज सब ग्रुप ऑफ जी देयरफॉर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी। तो अब देखिए हमने प्रूव कर दिया ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी, देयरफॉर ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी। और जब आप किसी सबसेट के उसी के साथ स्क्वायर को उसके बराबर प्रूव कर देते हैं तो इस्टेब्लिश हो जाता है कि वो सबसेट जो है वो क्लोज्ड है। तो देयरफॉर ए बी इज क्लोज्ड अंडर बाइनरी ऑपरेशन इज क्लोज्ड अंडर बाइनरी ऑपरेशन या अंडर मल्टीप्लिकेशन is closed under whatsoever the binary operation is. We call it multiplication. So AB is closed under multiplication. So हमने दो कंडीशन प्रूव कर दी हैं। नंबर 1 आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करता है, नंबर 2 ये अंडर बाइनरी ऑपरेशन क्लोज्ड है। नाउ वी हैव टू एस्टेब्लिश दैट इनवर्सेस एग्जिस्ट इन AB. So existence of inverses. Existence of inverses. तो इसके लिए आप ए बी का कोई एक एलिमेंट ले लीजिए, कॉल इट एक्स और कॉल इट वाई। सो वी टेक एन एलिमेंट ऑफ ए बी। सो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए बी, देन ए बी का हर एलिमेंट जो है ना उसे आप लिख सकते हैं। देन एक्स इज इक्वल टू एक एलिमेंट ए का, पहला एलिमेंट ए का और दूसरा एलिमेंट ए बी का। देन एक्स इज इक्वल टू ए बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो आप एक्स को इस शक्ल में लिख सकते हैं। सो एक्स इज इक्वल टू ए बी एंड देयरफॉर अब यूँ कीजिए कि आप एक्स का इन्वर्स ले लीजिए। देन देयरफॉर क्योंकि आपने प्रूव करना है कि एक्स का इन्वर्स भी ए बी को बिलोंग करता है, तो आप एक्स का इन्वर्स देख लीजिए कि बनता क्या है। तो देयरफॉर एक्स इन्वर्स इज इक्वल टू ए बी का इन्वर्स, और ए बी का इन्वर्स आप जानते हैं इज इक्वल टू बी इन्वर्स मल्टीप्लाइड विद ए इन्वर्स। अब बी इन्वर्स जो है ना वो बी का एलिमेंट है और ए इन्वर्स जो है वो ए का एलिमेंट है। बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स बिलोंग्स टू बी ए, लेकिन बी ए तो ए बी के बराबर है, बट बी ए इज इक्वल टू ए बी। ये वो चीज़ है जो हमने सपोज कर रखी है शुरू में कि सपोज दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो बी ए बी के बराबर है, बट बी ए इज इक्वल टू ए बी। तो देयरफॉर एक्स इन्वर्स अगर बी ए को बिलोंग करता है तो फिर एक्स इन्वर्स जो है ये ए बी को भी बिलोंग करता है। क्योंकि बी ए जो है वो ए बी के बराबर है, तो अब यहाँ बी ए की जगह पर ए बी लिख सकते हैं। तो अब देखिए हमने ये बात फिर प्रूव कर दी है कि अगर एक्स ए बी को बिलोंग करे तो एक्स इन्वर्स भी ए बी को बिलोंग करेगा। तो देयरफॉर इन्वर्सेस एग्जिस्ट इन ए बी, देयरफॉर इन्वर्सेस एग्जिस्ट इन ए बी। तो हमने तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी हैं। नंबर 1 आइडेंटिटी एलिमेंट is in AB, that means AB is non-empty. Secondly, AB is multiplicatively closed, and thirdly, inverse of each element of AB belongs to AB. So therefore AB is subgroup of G. Therefore AB is subgroup of G. तो हमने इसे G का सबग्रुप प्रूव कर दिया है। तो नोट कीजिए हमने जो बात प्रूव की है वो ये है कि अगर कोई ग्रुप जी आपको दे दिया जाए तो
ए अगर जी का सब ग्रुप हो, बी जी का सब ग्रुप हो, इस तरह से कि ए बी जी का सब ग्रुप है तो फिर ए बी ए के बराबर होगा, और अगर ए बी ए के बराबर है तो फिर ए बी जो है वो जी का सब ग्रुप होगा. सो ए बी इज सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर टू सब ग्रुप्स ए एंड बी ऑफ जी. तो लेट्स हैव अ corollary. So this theorem was theorem 8. So let's have number 9 as corollary of this theorem. Corollary. So let G be an abelian group जो commutative group in fact. G be an abelian group, then if A is subgroup of G and B is subgroup of G, then A और B का प्रोडक्ट जो है ये बी जी का सब ग्रुप होगा. तो अबीलियन ग्रुप्स में अगर ए जी का सब ग्रुप है, बी जी का सब ग्रुप है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट बी जी का सब ग्रुप ही होगा. तो इसका प्रूफ जो है वो बिल्कुल ऑब्वियस है, ऑब्वियस बिकॉज इस केस में ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करें या बी और ए को आपस में मल्टीप्लाई करें, ये हमेशा आपस में बराबर होंगे क्योंकि ग्रुप जो है वो कम्यूटेटिव ग्रुप है. तो देयरफॉर ए बी विल बी सब ग्रुप ऑफ जी. So this corollary is completed. Next we come to a very simple proposition which says that if G is a group and A is subgroup of G, B is subgroup of G, then इन दोनों सब ग्रुप्स का जो इंटरसेक्शन है A intersection B is also subgroup of G. So this is what we have to prove that कि दो सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन B सब ग्रुप होता है. So let's prove that particular result. So proof goes as follows. सबसे पहले तो हम आइडेंटिटी एलिमेंट की बात कर लेते हैं. एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. So for existence of an identity, we note that आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो ए को भी बिलोंग करता है क्योंकि ए सब ग्रुप है, और आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो बी को भी बिलोंग करता है क्योंकि बी जो है वो सब ग्रुप है. तो देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो इन दोनों में कॉमन होगा. तो देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो ए को भी बिलोंग करेगा और बी को भी, यानी कि दोनों के इंटरसेक्शन को बिलोंग करेगा. तो पहली कंडीशन तो बड़ी आसानी से इस्टेब्लिश हो जाती है. सेकेंडली वी कम टू क्लोजर. सो फॉर क्लोजर प्रॉपर्टी हम ए और बी इंटरसेक्शन के कोई दो एलिमेंट्स ले लेते हैं. तो लेट एक्स वाई बिलोंग टू A intersection B. Then
एक्स और वाई एलिमेंट जो हैं वो ए को भी बिलोंग करेंगे और एक्स और वाई एलिमेंट्स जो हैं ये बी को भी बिलोंग करेंगे, बिलोंग टू ए, बिलोंग टू बी। एंड देयरफॉर ए चूँकि सब ग्रुप है और एक्स और वाई एलिमेंट्स ए को बिलोंग करते हैं, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये भी ए को बिलोंग करेगा और एक्स और वाई का प्रोडक्ट जो है ये बी को भी बिलोंग करेगा। अब एक्स और वाई का प्रोडक्ट ए को भी बिलोंग करता है, बी को भी बिलोंग करता है, तो फिर ये दोनों में कॉमन होगा। तो देयरफॉर एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट है दिस बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर एक्स और वाई ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करते हैं तो इनका प्रोडक्ट भी ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करेगा। एंड देन नंबर 3 वी कम टू existence of inverses. So existence of inverses. आप x एक एलिमेंट ले लीजिए जो a इंटरसेक्शन b को बिलोंग करता हो, तो लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, देन x a को बिलोंग करेगा और x जो है वो b को भी बिलोंग करेगा। ये इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है। अब a भी सब ग्रुप है, b भी सब ग्रुप है, तो देयरफॉर x इनवर्स जो है वो a में होगा क्योंकि a सब ग्रुप है, और इसी तरह से x इनवर्स जो है ये b में भी होगा क्योंकि b जो है वो सब ग्रुप है। एंड देयरफॉर अब x इनवर्स a को भी बिलोंग करता है, x इनवर्स b को भी बिलोंग करता है, तो फिर x इनवर्स जो है वो a इंटरसेक्शन b में होगा। तो देयरफॉर इनवर्सेस एग्जिस्ट इन a इंटरसेक्शन b। Therefore, inverses exist in A intersection B. So we have proved that thing. तो हमने प्रूव किया है कि अगर हमें किसी ग्रुप G के कोई दो सब ग्रुप दे दिए जाएं तो उनका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होता है। तो ये बात नोट कर लीजिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि दो सब ग्रुप्स का यूनियन भी सब ग्रुप हो। तो लेट्स नोट दैट let G be a group A be subgroup of G, B be subgroup of G, then it is not necessary that A union B is also subgroup of G। हो भी सकता है, लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि अगर A सब ग्रुप हो और B भी सब ग्रुप हो तो A और B का यूनियन B सब ग्रुप हो। दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि ऐसा हो। लेट मी से इट इन अदर वर्ड्स, दैट इज़ A union B may not be मैं मे नॉट बी कह रहा हूँ, हो भी सकता है, लेकिन मे नॉट बी सब ग्रुप ऑफ जी। इसकी एग्जांपल जो है ना वो हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप कंसीडर करें, आपने एक ग्रुप डिस्कस किया हुआ है क्लाइन 4 ग्रुप। कंसीडर क्लाइन 4 ग्रुप। जिसे अक्सर हम वी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। हमने इसको डिस्कस किया हुआ है, आपने ये टेबल इसका खुद बना रखा है।
इसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं, एक एलिमेंट तो आइडेंटिटी है, ए है, बी है और सी है, ये इसके 4 एलिमेंट्स होते हैं। और इसका टेबल मैं यहाँ आपको बना देता हूँ, या हम अगले पेज पर जाकर इसका टेबल बना लेते हैं। सो दिस इज अ ग्रुप, कंसीडर आप एक एच ले लीजिए इसका सबसेट, जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट ले लें और ए ले लें, और एक इसका सबसेट आप ले लीजिए के, जिसमें आप आइडेंटिटी एलिमेंट ले लें और बी ले लें। तो वी शैल सी दैट, हम ये बात देखेंगे, वी शैल सी दैट कि एच जो है ये बी वी का सब ग्रुप है, एच इज सब ग्रुप ऑफ वी, के इज सब ग्रुप ऑफ वी, लेकिन इन दोनों का जो यूनियन है एच और के का, ये वी का सब ग्रुप नहीं है, सब ग्रुप नहीं है, इज नॉट सब ग्रुप ऑफ वी। सो लेट्स सी दैट। सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं ग्रुप जी का कैलिस टेबल। सो फॉर जी, आप इसका कैलिस टेबल जानते हैं, आपने बना रखा है, ई ए बी एंड सी ये रो में, इसी तरह से ई ए बी एंड सी ये कॉलम में, और ई ए बी सी। आप जानते हैं क्लीन फोर ग्रुप वो है जिसमें हर एलिमेंट अपना ही इन्वर्स होता है, एक डायगोनल में आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। सो ये आप जानते हैं, यहाँ आ जाएगा ए ई सी बी, इसे आपने बना रखा है, बड़ी डिटेल से हमने डिस्कस किया हुआ है। देन बी सी ई एंड ए, एंड देन सी बी ए एंड ई, ये डायगोनल जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट्स होते हैं। तो ये तो जी का बनता है टेबल। हम इसी के साथ हम बना लेते हैं फॉर एच। एच के एलिमेंट्स आपको याद होगा, हमने 2 एलिमेंट्स लिए हैं, ई एंड ए। तो ई एंड ए एंड देन ई एंड ए। तो आप ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट, तो यहाँ पर ई रहेगा, यहाँ पर ए रहेगा, फिर यहाँ पर ए को ई से ऑपरेट करें तो ए आएगा, और ए को ए से ऑपरेट करें तो आप जानते हैं ए को ए से ऑपरेट करके ई आता है। तो ये तो आ जाएगा एच का टेबल, एंड यू कैन सी दैट एच इज़ अ ग्रुप। सो ये टेबल से नज़र आ जाता है कि दिस इज़ अ ग्रुप। मल्टीप्लिकेटिविटी क्लोज्ड है, आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें है, हर एलिमेंट का एलिमेंट ए है, ए का इन्वर्स ए खुद है। सो एवरीथिंग इज़ देयर। सो एच इज़ अ ग्रुप, सो एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। सो दिस इज फॉर एच। यहाँ हम फॉर के भी बना लेते हैं। के में आपको याद होगा कि हमने जो एलिमेंट्स लिए थे वो ई और बी थे, तो ई एंड बी एंड देन ई एंड बी, तो ये टेबल बनेगा ई बी, देन ये बी, एंड देन बी का बी के साथ प्रोडक्ट ई है, तो दिस इज ई। सो फ्रॉम अबव टेबल्स वी नोट दैट, फ्रॉम अबव टेबल्स, कैलिस टेबल्स आप इन्हें कहते हैं, फ्रॉम अबव टेबल्स वी नोट दैट H इज सब ग्रुप ऑफ V, हम V कह रहे हैं इस क्लीन फोर ग्रुप को, एंड K इज सब ग्रुप ऑफ V। H और K दोनों V के सब ग्रुप है। नाउ अब हम इन दोनों का यूनियन ले लेते हैं। नाउ
एच यूनियन के इज इक्वल टू, एच के एलिमेंट्स हैं ई ए, देखिए एच के एलिमेंट्स हमारे पास है ई ए, के एलिमेंट्स है ई बी, तो दोनों का यूनियन लेंगे तो आएगा ई ए बी। सो एच यूनियन के इज इक्वल टू ई ए एंड बी। वी नोट दैट, अब इसमें ये नोट कीजिए कि वी नोट दैट ए जो है वो एच यूनियन के को बिलोंग करता है, बी जो है वो एच यूनियन के को बिलोंग करता है, बट अगर आप ए को बी के साथ ऑपरेट करें, ए बी, अब देखिए ए और बी को ऑपरेट करके आता है ए मल्टीप्लाइड विद बी, ए मल्टीप्लाइड विद बी, दिस इज इक्वल टू सी। तो ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो ये सी आता है, और सी जो है वो एच यूनियन के को बिलोंग नहीं करता, डज नॉट बिलोंग टू एच यूनियन के। देयरफॉर एच यूनियन के इज नॉट क्लोज्ड अंडर द बाइनरी ऑपरेशन, देयरफॉर एच यूनियन के इज नॉट क्लोज्ड। तो सब ग्रुप होने के लिए बहुत ज़रूरी कंडीशन है कि उसे क्लोज्ड होना चाहिए, तो देयरफॉर एच यूनियन के इज़ नॉट सब ग्रुप ऑफ वी। तो देयरफॉर एच यूनियन के इज़ नॉट सब ग्रुप ऑफ वी। तो किसी ग्रुप के दो सब ग्रुप दे दिए जाएं तो उनका इंटरसेक्शन हमेशा सब ग्रुप होता है, लेकिन किसी ग्रुप के दो सब ग्रुप दे दिए जाएं तो उनका यूनियन सब ग्रुप होना ज़रूरी नहीं है। एंड दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल। सब ग्रुप याद किए हो भी सकता है, लेकिन सब ग्रुप होना ज़रूरी नहीं है। सो दैट्स इट। ये एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर क्लोज करते हैं। अब एक और कंसेप्ट है मैथमेटिक्स में, उसे हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन। हम इसे डिफाइन कर लेते हैं, डेफिनेशन। ये डेफिनेशन है रेस्ट्रिक्शन की, बड़ी सिंपल सी बात है। सो लेट्स हैव definition of restriction. Let's consider a group homomorphism. Let f from G into G dash be a group homomorphism. और फ़र्ज़ कीजिए कि ये जो डोमेन वाला ग्रुप जी है इसका हमें कोई सब ग्रुप गिवन है, तो लेट ए बी सब ग्रुप ऑफ जी। अब नोट कीजिए कि एफ़ जो है ना, ये तो जी के तमाम एलिमेंट्स पर अप्लाई होगा और जी डैश के एलिमेंट्स रिजल्ट्स आएंगे। ए चूँकि जी का सब ग्रुप है तो ए जो है वो जी के अंदर बैठा होगा, मतलब ये जी, ए इज़ इनसाइड जी। तो जब एफ़ जी के एलिमेंट्स पर इफ़ेक्ट करेगा तो एफ़ जो है वो ए के एलिमेंट्स पर भी इफ़ेक्ट करेगा। तो एफ़ का जो ए के एलिमेंट्स पर इफ़ेक्ट है वो एफ़ की ए पर रेस्ट्रिक्शन कहलाती है। सो लेट्स डिफाइन इट फॉर्मली। सो इफ़ेक्ट ऑफ F on A is called restriction, यानी कि हमने फंक्शन को A पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया, महदूद कर दिया, is called restriction and is denoted as हम ऐसे करते हैं कि ये F लिख लेते हैं, इसके साथ छोटा सा A यहाँ पर लिख देते हैं एज सबस्क्रिप्ट के तौर पर।
इसे हम लिखते हैं एफ ए। अब ये जी से लेकर जी डैश तक नहीं बल्कि ए से लेकर जी डैश तक ये फंक्शन होगी, एंड दिस इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन। और ए चूँकि सब ग्रुप है जी का, तो ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये भी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगी, एंड इज ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। एंड दिस इज ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। सो अगर हमें जी से लेकर जी डैश तक कोई ग्रुप होमोमॉर्फिज्म दे दिया जाए और ए जो है वो जी का सब ग्रुप हो, तो इस ग्रुप होमोमॉर्फिज्म को सिर्फ ए पर अगर आप रेस्ट्रिक्ट कर दें तो दिस विल बी अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म विच इज़ कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन। आपको याद होगा ये कंसेप्ट हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था, और इसी कंसेप्ट पर बेस करके हमने एपीमोनोफैक्टराइजेशन को डिस्कस किया था। तो हम इस चीज़ को दोबारा रिकॉल कर लेते हैं कि हमें नेक्स्ट थ्योरम में इसकी ज़रूरत पेश आएगी। सो लेट्स रिकॉल, let us recall the concept of epimonofactorization. So for this, let f from G into G dash be a group homomorphism then epimonofactorization is given as then epimonofactorization is given as अब देखिए एफ जो है वो जी से लेकर जी डैश तक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, तो वो तो आपको याद होगा हमने इससे पहले डिस्कस किया हुआ है। ये जी से लेकर जी डैश तक दिस इज आवर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म जो कि एफ है। फिर हम यूँ करते हैं कि एफ को हम जी पर अप्लाई कर लेते हैं, तो ये आप जानते हैं इसे हम इमेज कहते हैं एफ जी। तो जी से लेकर एफ जी तक ये हमें एपीमॉर्फिज्म मिल जाता है, दिस इज एपी। और आपको याद होगा ये एपी एग्जैक्टली वही है जो कि एफ है, सिर्फ ये है कि इसकी को डोमेन डिफरेंट है। और एफ जी जो है ना, यहाँ से आपको ये इंक्लूजन मैप मिलता है। एफ जी जो है वो जी डैश का सब ग्रुप है, तो ये इंक्लूजन मैप है जिसे आप मोनो भी कह सकते हैं, बिकॉज दिस इज मोनोमॉर्फिज्म। सो दिस इज कॉल्ड एपीमोनोफैक्टराइजेशन। So having said that, we come to our third isomorphism theorem. So let's see what third isomorphism theorem says. थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम में ये सारी कंडीशन जो है ये हमारी इस्तेमाल होती है। हमें उसमें प्रोडक्ट थ्योरम यूज़ करना पड़ता है, हमें यूज़ करना पड़ता है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज अ सब ग्रुप, हमें रिस्ट्रिक्शन का कंसेप्ट भी उसके अंदर यूज़ करना पड़ता है। सो लेट्स सी व्हाट थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम इज। सो थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, so theorem says that let G be a group
let G be a group and N be normal subgroup of G. नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी, और ए जो है ये आप जी का कोई भी और सब ग्रुप ले लीजिए, ए इज सब ग्रुप ऑफ जी, नॉट नेसेसरली नॉर्मल। एन नॉर्मल सब ग्रुप है और ए वैसे कोई सब ग्रुप है, देन प्रूव हमने ये करना है कि अगर आप ग्रुप ए को ए इंटरसेक्शन एन के साथ फैक्टर करें या क्वोशंट ग्रुप लें और फिर आप ए और एन सब ग्रुप्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लिकेशन हमने डिफाइन कर रखी है, और इसे आप फैक्टर करें एन के साथ, तो ये दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक होंगे। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। सो फॉर प्रूफ प्रूफ के लिए नोट कीजिए कि हम एक ख़ास फंक्शन जिसे हम जानते हैं कैनोनिकल मैप जिसे हम कहते हैं, वहाँ से हम बात शुरू करेंगे और उस कैनोनिकल मैप को हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे ए के ऊपर, रेस्ट्रिक्शन जो अभी हमने डिस्कस की है। सो फॉर प्रूफ वी कंसीडर कैनोनिकल मैप ये कैनोनिकल मैप आप जानते हैं, कंसीडर कैनोनिकल मैप जो कि हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये ग्रुप जी से लेकर फैक्टर ग्रुप तक डिफाइन किया जाता है, जी टू जी फैक्टर एन, और गिवन बाय, इसकी डेफिनेशन आपको मालूम है कि ईटा का किसी भी ग्रुप जी के किसी भी एलिमेंट पर जो इफ़ेक्ट है, एक्स पर इफ़ेक्ट जो है वो एक्स का एन के साथ लेफ़्ट कोसेट होता है। हम लेफ़्ट कोसेट्स कंसीडर कर रहे हैं। सो ईटा एक्स इज इक्वल टू एक्स एन, दिस इज डेफिनेशन ऑफ कैनोनिकल मैप। अब नोट कीजिए कि सिंस ए चूँकि जी का सब ग्रुप है तो हम ईटा को ए के ऊपर रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। वी कैन रेस्ट्रिक्ट ईटा ऑन ए एंड डिफाइन, हम इस रेस्ट्रिक्शन को डिफाइन कर लेते हैं एंड डिफाइन, और रेस्ट्रिक्शन आपको याद होगा हम एफ़ के साथ छोटा सा ए लिख देते हैं, तो यहाँ पर चूँकि ईटा है तो हम ईटा के साथ सबस्क्रिप्ट के तौर पर ए लिख देंगे। सो दिस इज़ अ रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम ए टू जी फैक्टर एन। सो वी डिफाइन this restriction from a to g factor n, and which is again given by चूँकि ये ईटा ही है इनफैक्ट, तो जब आप ईटा ए को सब ग्रुप ए के किसी एलिमेंट ए पर अप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट जो है वो ए एन लेफ्ट को सेट आ जाएगा। सो दिस इज इट्स डेफिनेशन। अब आप इसके ऊपर आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम अप्लाई कीजिए। सो अप्लाइंग आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, first isomorphism theorem, in fact, first isomorphism theorem, on eta a। फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम की आपको याद होगा दो फॉर्म्स थी। एक तो वो फॉर्म थी जिसमें आप ग्रुप एपीमॉर्फिज्म से बात शुरू करते हैं, और एक वो फॉर्म थी जिसमें आप ग्रुप होमोमॉर्फिज्म से बात शुरू करते हैं। तो ये चूँकि ईटा एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, इसलिए फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम अप्लाई करने से जो रिज़ल्ट आपके पास आएगा वो ये आएगा कि आप ए को अगर आप फैक्टर करें ईटा ए के कर्नल के साथ, कर्नल ऑफ ईटा ए, तो ये जो क्वोशंट ग्रुप है ये आइसोमॉर्फिक होगा
अगर तो ये एपीमॉर्फिज्म होता तो हम यहाँ जी फैक्टर एन लिख लेते, लेकिन ये चूँकि होमोमॉर्फिज्म है इसलिए ये बराबर होगा फिर ईटा ए के अंडर ये जो सब ग्रुप ए है इसके इमेज के आइसोमॉर्फिक होगा। सो दिस इज result 1 which we have obtained by applying first isomorphism theorem on this particular map or restriction eta A. So having done that, हम ये बात नोट करते हैं कि सिंस n जो है वो हमें नॉर्मल सब ग्रुप गिवन है, n इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, देयरफॉर नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन ये होती है कि नॉर्मल सब ग्रुप के लेफ्ट और राइट कोसेट्स आपस में बराबर होते हैं। तो देयरफॉर n का ग्रुप G के किसी भी एलिमेंट के साथ लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट्स आपस में बराबर होंगे। ये फॉर ऑल एलिमेंट्स x बिलोंगिंग टू G होगा। दिस इज डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप। अब चूँकि A G का सब ग्रुप है, सिंस फर्दर A चूँकि G का सब ग्रुप है, सब ग्रुप ना सबसेट भी है लेकिन बार दिस इज सब ग्रुप। सो फर्दर A इज सब ग्रुप ऑफ G, तो देयरफॉर यही कंडीशन जो ऊपर हमने लिखी है ये A के एलिमेंट्स के साथ भी होल्ड करेगी। तो देयरफॉर AN इज इक्वल टू NA फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू A। क्योंकि A G का सब ग्रुप है, सो दिस कंडीशन विल होल्ड एज वेल, एंड देयरफॉर अब सिर्फ यूँ कीजिए कि ये जितने भी लेफ़्ट कोसेट्स हैं इन तमाम का यूनियन ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड वाले। देयरफॉर यूनियन ऑफ ऑल दीज लेफ्ट कोसेट्स AN सच दैट A बिलोंग्स टू A, इनका यूनियन ले लीजिए। इसी तरह से ये राइट हैंड साइड पर जो है इन तमाम का भी यूनियन ले लीजिए, ये राइट कोसेट्स हैं NA सच दैट A बिलोंग्स टू A, इनका भी यूनियन ले लीजिए। अब चूँकि हर AN NA के बराबर है तो ये दोनों यूनियन आपस में बराबर होंगे, एंड देयरफॉर आप यहाँ थोड़ा सा अगर गौर करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि जब आप सब ग्रुप A का कोई एलिमेंट लेकर इस एलिमेंट को इस सब ग्रुप N के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नेक्स्ट एलिमेंट A का लेकर तमाम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नेक्स्ट एलिमेंट लेकर तमाम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नेक्स्ट एलिमेंट लेकर तमाम से मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से उन्हीं इन तमाम का आप यूनियन लेंगे, तो असल में बनेगा फिर यूँ कि आपने ग्रुप A के तमाम एलिमेंट्स को ग्रुप सब ग्रुप N के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो ये चीज़ दरअसल AN की डेफिनेशन बनेगी। और इसी तरह से राइट हैंड साइड पर आप गौर करें तो आपको नज़र आएगा कि ये राइट हैंड साइड पर ये जो चीज़ है ये NA की डेफिनेशन बनेगी, NA। अब देखिए हमें ऑब्ज़र्व दैट, ये चीज़ ऑब्ज़र्व करने के बाद कि AN जो है वो NA के बराबर है, वी कैन से दैट AN इज़ सब ग्रुप ऑफ G। याद रखिए यहाँ हम प्रोडक्ट थ्योरम यूज़ कर रहे हैं। अगर B A के बराबर हो तो फिर AB जो है वो भी G का सब ग्रुप होता है। तो चूँकि AN NA के बराबर है तो देयरफॉर बाय अप्लाइंग प्रोडक्ट थ्योरम, हम उसका नाम प्रोडक्ट थ्योरम रखा था उस थ्योरम का, प्रोडक्ट थ्योरम, वी कंक्लूड दैट, अब देखिए चूँकि AN NA के बराबर है तो वी कंक्लूड दैट AN इज सब ग्रुप ऑफ G। AN जो है वो G का सब ग्रुप है, दैट इज AN इज सब ग्रुप ऑफ G। मैं दोबारा एम्फसाइज कर रहा हूँ, AN इज सब ग्रुप ऑफ G।
सो हैविंग ऑब्जर्व दैट ए एन इज सब ग्रुप ऑफ जी, हम एक बात और नोट करते हैं, वी फर्दर नोट दैट कि ये जो n है, ये ए एन का बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं कि n जो है वो ए एन का सबसेट है, क्योंकि ए के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो जब n के एलिमेंट्स ए के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो पूरा पूरा n जो है वो ए एन के अंदर मौजूद होगा। अब n चूँकि सब ग्रुप है जी का, तो ए एन जो है, n जो है वो ए एन का भी सब ग्रुप होगा। सो n इज सब ग्रुप ऑफ ए एन। लेकिन n चूँकि जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, तो यू कैन सी इट वेरी इजीली दैट n इज आल्सो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए एन। सो हैविंग डन दैट, हम चाहें तो ए एन फैक्टर n फिर डिफाइन कर सकते हैं। therefore a n factor n, therefore हम ए एन का फैक्टर ग्रुप ले सकते हैं n के साथ। therefore a n factor n is defined। और हम ये देख लेते हैं कि ए एन फैक्टर n क्या है, एंड ए एन फैक्टर n इज इक्वल टू, अब देखिए फैक्टर ग्रुप की डेफिनेशन के मुताबिक आपने ये करना होगा कि ये जो ए एन है, इसके एलिमेंट्स के साथ इस एन के लेफ्ट कोसेट्स लेने होंगे। तो ये फिर आप इस ए एन का कोई एलिमेंट आप ए एन ले लीजिए, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। तो हम ए एन के तमाम एलिमेंट्स के साथ एन के लेफ्ट कोसेट्स लेते हैं। तो ये है सच दैट ए एन बिलोंग टू कैपिटल ए कैपिटल एन, तो ये लेफ्ट कोसेट्स का सेट आ गया। एंड दिस इज इक्वल टू, अब इसे अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं ए एन एन, ब्रैकेट से चेंज किया हमने, सच दैट ए एन बिलोंग टू ए एन के माने ये है कि ए बिलोंग्स टू ए एंड एन बिलोंग्स टू एन, एंड दिस इज इक्वल टू, अब n चूँकि n को बिलोंग करता है, इसलिए आप n का जब स्मॉल n के साथ लेफ़्ट कोसेट लेंगे तो ये n ही आएगा। क्योंकि ये बात आपको मैंने काफ़ी दफ़ा एम्फेसाइज की है कि जब आप किसी सब ग्रुप के एलिमेंट के साथ उस सब ग्रुप का कोसेट लेते हैं तो रिज़ल्ट वही सब ग्रुप आता है। सो दिस इज़ इक्वल टू ए एन। अब चूँकि यहाँ पर n का जिक्र नहीं है तो सच दैट आप सिर्फ ए बिलोंगिंग टू ए लिख दीजिए। तो ये बात ख़ासी इम्पॉर्टेंट है, इस बात को नोट कीजिए कि इसे आप नंबर 2 कह लीजिए। और तो ये बात नोट कीजिए कि ए एन फैक्टर n जो है ना, दिस इज इक्वल टू ए एन सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। देखिए ए के एलिमेंट्स के साथ n के लेफ़्ट कोसेट जो है ना वो ए एन फैक्टर n है। ये ए फैक्टर n दरअसल नहीं हो सकता क्योंकि a जो है ना वो आपको नॉर्मल सब ग्रुप नहीं दिया गया, इसलिए वी कांट गो फॉर दैट। सो दिस इज ए एन फैक्टर n। so this was second step. We come to number 3. now we come to eta a के अंडर a का इमेज, हमें इस चीज़ की भी ज़रूरत है। तो वी फर्दर नोट दैट let's go to next page. तो हम ईटा ए को अप्लाई करते हैं ए के ऊपर, ए का इमेज अंडर ईटा ए, इसकी हमें ज़रूरत है। तो दिस इज़ इक्वल टू, ये आप जानते हैं कि बाय डेफिनेशन आपको ये करना होगा कि ए के तमाम एलिमेंट्स पर आपको ईटा ए अप्लाई करना होगा।
eta A applied on elements of A such that A belongs to A, and this is equal to, ये आप देख सकते हैं कि दिस इज़ इक्वल टू ईटा ए को जब आप ए पर अप्लाई करेंगे तो बाय डेफिनेशन, ये बात शुरू में आपको याद होगा कि ईटा ए का ए पर इफेक्ट, ईटा ए का ए पर इफेक्ट ए एन है, ए एन ये हमने शुरू में ऑब्जर्व कर रखा है। सो ईटा ए का ए पर इफेक्ट जो है वो आ जाएगा ए एन सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। So this is our third observation. From 2 and 3, फ्राम 2 and 3 आप नोट कीजिए कि 2 में हमने जो बात ऑब्जर्व कर रखी है वो ये है, ए एन फैक्टर एन इज इक्वल टू ए एन सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, और ईटा ए जो हमने लिया है वो भी यही बनता है, ए एन सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। अब देखिए ये दोनों रिजल्ट्स एक जैसे हैं, ए एन फैक्टर एन का रिजल्ट और ईटा ए का रिजल्ट, ये दोनों आपस में बराबर हैं, दीज टू आर सेम। तो देयरफॉर ए एन फैक्टर एन एंड ईटा ए दीज टू आर इक्वल। तो फ्रॉम 2 and 3 ईटा ए is equal to a n factor n. So having observed that, let's call it number 4, and our next step, let's come to next step. Now we need, according to our this step, ईटा ए का रिजल्ट हमारे पास आ गया है, हमें कर्नल ऑफ ईटा ए की ज़रूरत है। अब इसमें तो इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, वी गॉट दिस वन, वी हैव टू फाइंड कर्नल ऑफ ईटा ए। नाउ कर्नल ऑफ ईटा ए, और ईटा ए के कर्नल से मतलब जानते हैं आपके, ईटा ए की डोमेन चूँकि ए है, को डोमेन ये है, तो ईटा ए का कर्नल ग्रुप ए के वो एलिमेंट्स होंगे जिन पर ईटा ए का इफेक्ट आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, को डोमेन का आइडेंटिटी एलिमेंट एन है, एन। नाउ कर्नल ऑफ ईटा ए इज इक्वल टू सब ग्रुप ए के वो एलिमेंट्स जिन पर ईटा ए का इफेक्ट जो है को डोमेन का आइडेंटिटी एलिमेंट आता है जो कि कैपिटल एन है, एंड दिस इज इक्वल टू ग्रुप या सब ग्रुप ए के वो एलिमेंट्स जिनके लिए ईटा ए का ए पर इफेक्ट जो है वो ए का एन के साथ लेफ्ट को सेट होगा, इज इक्वल टू एन, एंड दिस इज इक्वल टू सब ग्रुप ए के वो एलिमेंट्स, ए एन अगर एन के बराबर हो तो फिर ए जो है वो एन को बिलोंग करेगा। अब नोट कीजिए कि ये वो एलिमेंट्स हैं जो ए को भी बिलोंग करते हैं और एन को भी बिलोंग करते हैं। यू कैन सी दैट वेरी इजीली, दिस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन एन, दिस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन एन। नाउ लेट्स कॉल इट नंबर 5। अब वैल्यूज़ हमारे पास आ जाती हैं ईटा ए की और कर्नल ऑफ ईटा आई की, तो नंबर 4 और नंबर 5 से वैल्यूज़ पुट कर दीजिए नंबर 1 में। तो पुट वैल्यूज़ फ्रॉम put values from 4 and 5 in 1। तो therefore अब 1 में आप जानते हैं कर्नल ऑफ ईटा ए की वैल्यू हम लिख देंगे ए इंटरसेक्शन एन, तो therefore ए फैक्टर ए इंटरसेक्शन एन, ये हमने कर्नल ऑफ ईटा ए की वैल्यू लिखी है, ए इंटरसेक्शन एन यहाँ पर। दिस इज आइसोमॉर्फिक विद
ईटा ए की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है एन फैक्टर एन। तो ईटा ए की वैल्यू पुट कीजिए एन फैक्टर एन, एन फैक्टर एन, and this completes the proof. So this was third isomorphism theorem.